तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। इसमें अपन को गिवन है कि 45 डिग्री के एंगल से पार्टिकल को थ्रो किया है और एक पर्टिकुलर इस पॉइंट से निकला है, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट उसके 20 है और वाई कोऑर्डिनेट उसके 10 है। नॉर्मली कुछ नहीं बोला जाता, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, और ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है ना। तो अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लेते हैं, जिसमें जो नॉर्मल एजम्पशन चलता है उसी को यूज करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं कि 10 कोऑर्डिनेट से निकला है पार्टिकल, इसका x कोऑर्डिनेट कितना था 20 है ना, यानी हॉरिजॉन्टल में हमने x कोऑर्डिनेट लिया है, ये लिखा है यहाँ पर 10 45 माइनस जी 10, x की वैल्यू जो है वो 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर अपन को निकालना है और कॉस स्क्वायर 45। ये सोल्व करेंगे अपन यहाँ से, तो सोल्व करेंगे तो u अननोन है बस इसमें, तो u सोल्व करने पर ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को थ्रो किया गया है। तो अब देखो, अगर पार्टिकल को यहाँ से 20 से पार्टिकल को थ्रो किया है 45 डिग्री के एंगल पर, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर जो t की वैल्यू t/√2 इसने बोली है, यहाँ पर मोमेंटम कितना है ये बताना है अपन को, इस जगह पर मोमेंटम बताना है। तो पहले अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितनी वेलोसिटी है, फिर हम मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे। तो वेलोसिटी का पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी vx और vy ये निकाल लेते हैं। तो जो v है वो ऐसे लिख देंगे कि vx i कैप और vy j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, और मास से इसको मल्टीप्लाई करते मोमेंटम आ जाएगा, ये पूछा है अपन से। तो मास इंटू वेलोसिटी यानी vx i कैप प्लस vy j कैप, ये अपना आंसर बन जाना है। Vx की वैल्यू अगर लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, Vx की अगर अपन बात करेंगे तो Vx तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी बदलेगा ही नहीं इसका, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलेगा नहीं, तो Vx की वैल्यू तो Ux के इक्विवेलेंट यानी u cos थीटा यानी 20 cos 45, यही हो जाएगा 20 cos 45 यानी 20/√2 ये आ जाएगा। पर जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो निकालेंगे, तो y कंपोनेंट वेलोसिटी का Vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, ये लगा के निकाल लेंगे। uy की वैल्यू अपन लिख देंगे 20 sin 45 यानी 20/√2 हो गया, वो भी sin 45 भी, माइनस g यानी 10, और टाइम अपन को बता रखा है कितना t/√2, ठीक है ना। तो यहाँ t/√2 लिख देते हैं। t की वैल्यू कितनी है, तो ये पहले t की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना टाइम इसमें लगेगा, ये वैल्यू पुट करते हैं। t का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, u अपन को पता है, एंगल पता है, तो क्या है कि 2u sin थीटा यानी कि 45 अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। यहां से हम t निकाल लेंगे, t की वैल्यू यहां रिप्लेस करते ही vy आ गया, y कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट वेलोसिटी का मिल गया, x कंपोनेंट अपन को वेलोसिटी का मिल गया, यानी वेलोसिटी वेक्टर मिल गया है, उसको मास से मल्टीप्लाई करते ही मोमेंटम आ जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करते ही सेकंड इसका आंसर बन रहा है इस 13th क्वेश्चन का 100√2 i कैप एंड 10√2 माइनस 1 j कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इंडक्टर गिवन है, इंडक्टेंस उसकी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और ये पूछा है कि जो ऐसी सर्किट है उसकी करंट का पीक वैल्यू क्या होगा। तो करंट का पीक वैल्यू अगर अपन बात करेंगे, मैक्सिमम करंट यहाँ से निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे कि वोल्टेज का पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू और अपॉन जेड, इम्पीडेंस अपन को चाहिए। वोल्टेज का पीक वैल्यू 50 है, ये 50, और अपॉन इम्पीडेंस और चाहिए। इम्पीडेंस हमें पता है कहाँ से निकालते हैं, तो हमें पता है कि जो इम्पीडेंस होगी वो XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर का रूट, ऐसे लिख देंगे। XL की वैल्यू लिखेंगे ओमेगा L, और इसी तरीके से XC की वैल्यू लिखेंगे 1/ओमेगा C। R की वैल्यू सीधे गिवन है, बात ये रुक रही है कि भाई XL जो है, L भी सीधा गिवन है, ओमेगा कितना है, XC की वैल्यू में भी 1/ओमेगा C करना है, ओमेगा कितना है। तो इसने बोला है कि जो ओमेगा है ना वो 40% है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, 60% लेसर है, मतलब 60% कम है, तो 40% हुआ, तो 40% अपन को 40% ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखना है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे ओमेगा आर की वैल्यू, तो ओमेगा आर का फॉर्मूला होता है 1/LC का रूट। एल की वैल्यू पता है 0.01 है, इसकी वैल्यू पता है 1 माइक्रोफेरेड है, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कैलकुलेट करने पर 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 यहाँ पुट करेंगे अपन ये ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना 4000, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से 4000, ये 4000,
ये वैल्यू यहां पर पुट करने से XL आ गया, XC आ गया, ये वैल्यू यहां पुट करने से Z आ गया, जो Z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां से वो 210 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी, 210। तो 50/210 यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 238 मिली एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 238 यानी कि इसका सही आंसर जो है सेकंड होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मेमोरी बेस जो लिया है वो ये 15th क्वेश्चन है, ये सिंपल कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी चार्ज को, जो 4 कूलम्ब का एक चार्ज है, कैपिटल Q इक्वल्स टू 4 कूलम्ब, इसको स्प्लिट किया है 2 पार्ट्स में, एक पार्ट x है और दूसरा सीधी सी बात है 4 - x होगा। तो इन 2 पॉइंट जो चार्ज बने हैं इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा ये पूछा है ना। तो देन सो दैट द फोर्स बिटवीन इज मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होने के लिए x की वैल्यू क्या है ये पूछा है। तो हमें पता है इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये K/Q1 Q2/r² ये होगा। अब अपन को पता है कि अगर f का मैक्सिमा चाहिए तो हम लिखेंगे कि dF/dx इज इक्वल टू 0, ये मैक्सिमा की कंडीशन है। सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2, यानी जब आधा आधा बढ़ता है ना ये, तब मैक्सिमम फोर्स इनके बीच में लगता है, यानी कि सही आंसर इसका 2 होगा। 2 कूलम्ब में इसको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, वो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है और ए प्रोटॉन मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स, है ना। तो ये अपन को दे रखा है, प्रोटॉन का मास दे रखा है, फाइंड इट्स एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपन से पूछा है। तो रेडियस अपन को दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो उसकी जो रेडियस होती है परपेंडिकुलर एंट्री करने पर वो होता है mv/qb। mv मोमेंटम है, मोमेंटम को मैं अगर एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे बोल सकता हूं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये qb। तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी जो है निकाल सकते हैं, यही पूछा है बस इसमें कि फाइंड इट्स एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी अपन से पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा r, रूट कर रहा हूं मैं दोनों ओर से, तो r² q² b²/2m ये बन जाएगा। रेडियस अपन को सीधा सीधा दे रखा है सेंटीमीटर में, है ना, 60 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना, 0.6 मीटर हो जाएगा। चार्ज प्रोटॉन का जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है लेकिन पॉजिटिव होता है ना। तो Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये पुट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड अपन को सीधा गिवन है 1 टेस्ला, ये वैल्यू पुट कर देंगे उसका स्क्वायर। मास प्रोटॉन का गिवन है 1.6 इंटू 10⁻27, ये सोल्व करेंगे सारी वैल्यू, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी वो सोल्व होने पर ये आ जाएगी 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन, वो जियो का है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, प्रिज्म का। 2 प्रिज्म इस तरह से अपोजिट प्रिज्म जो एपेक्स एंगल अपोजिट है इस तरह से इनको जोड़ा है और एक लाइट रे इसमें एंट्री कर रही है, उसका नेट डेविएशन पूछा है। तो नेट डेविएशन का मतलब मीन कलर का यानी येलो कलर का, तो येलो कलर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ये इस प्रिज्म के लिए, ये इस प्रिज्म के लिए। इस प्रिज्म एंगल 6 डिग्री है, इसका प्रिज्म एंगल 5 डिग्री है। हमें पता है कि जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो μ-1 इंटू a होता है थिन प्रिज्म के लिए, ये 6 डिग्री 5 डिग्री थिन प्रिज्म ही है, ठीक है ना। तो ये तो एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए। अब नेट डेविएशन अगर लिखेंगे तो del1 - del2 हो जाएगा क्योंकि प्रिज्म अपोजिट जुड़ी हुई है। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि म्यू येलो कलर के लिए, पहले कलर के लिए -1 और इंटू a1 और माइनस ये लिख देंगे μ/2 -1 और इंटू a2। तो a1 a2 पता है, ये येलो कलर के, इस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसके लिए पता है, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, है ना। तो ये पुट करेंगे यहाँ से और इसको सोल्व कर देंगे, तो जो इसका नेट जो डेविएशन आ जाएगा वो इसको सोल्व करने पर डेविएशन आ जाएगा और उसका अपोजिट, ये पूछा है कि इसका डेविएशन 1/x डिग्री हो, ऐसा बोला है। इसका जो नेट डेविएशन है 1/x डिग्री है, तो x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू कितनी है, x डिग्री की वैल्यू ये पूछा है। तो x की वैल्यू जो सोल्व करने पर वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है यहाँ से, है ना, 4, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की अगर बात करते हैं तो ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है।
एक ये मीटर 20 का वायर है, AB वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है, दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और ये बैलेंस हो रहे हैं पर्टिकुलर लेंथ पर। वो लेंथ अपन को दे रखी है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हो रहे हैं, यानी ये 60 है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है ना, वो लेंथ के रेशियो में चलता है, L1/L2। क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो, इसका ज्यादा हो चाहे कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सवाल में बोल रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, जबकि लेंथ नहीं बदली है। लेंथ अगर नहीं बदली है, वही ये टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर ही है, और केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। L1/L2 का रेशियो तो वही आने वाला है, यानी ये लेंथ अभी भी 40 सेंटीमीटर ही होगी, बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th होगा, है ना, ये 4th इसका करेक्ट आंसर है। पहले 40 था, अभी भी 40 इसका रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेंथ उसकी टोटल लेंथ सेम है, तो उसी रेशो में वापस आ जाएगा, रेजिस्टेंस वही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 90th क्वेश्चन। तो ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। इसमें इनिशियल एक्टिविटी अपन को गिवन है, और ये लाइफ जो हाफ लाइफ टाइम है वो 5 डेज है। तो ये बोल रहा है कि कितने, आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने टाइम के बाद इसकी एक्टिविटी इतनी हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो एक्टिविटी है वो इनिशियल एक्टिविटी और 2 की पावर n हाफ लाइफ टाइम्स अगर निकल जाए तो यहां से अगर मैं कितने हाफ लाइफ टाइम्स निकल गए वो निकाल सकते हैं अपन, A0/A। इनिशियल एक्टिविटी कितनी थी, 64 × 10 की पावर -4। बाद में एक्टिविटी कितनी हो गई, तो 5 × 10 की पावर -5, ऐसा बोला इसने, है ना। तो 5 × 10 की पावर -5, यहां से अपन सोल्व कर लेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा कि 2 की पावर n = 640/5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये 128 हो जाएगा। 2 की पावर n = 128, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो अगर अपन कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, इसको 2 की पावर 7 लिख सकता हूं मैं, है ना। तो ये हो गया 2 की पावर 7, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब 7 हाफ लाइफ टाइम्स, 7 हाफ लाइफ टाइम से निकल चुके होंगे जब एक्टिविटी इसकी इतनी होगी। तो एक हाफ लाइफ टाइम कितना है, 5 डेज का। तो 7 हाफ लाइफ टाइम्स निकल गए, तो कितने डेज निकल गए, 7 × 5, यानी 35 डेज निकल चुके हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 35 डेज, यानी थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। इनमें से इसने 4 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन कौन से करेक्ट है ये चुनना है। तो जैसे पहला ऑप्शन इसने बोला कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो बिल्कुल सही है ये तो, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे के, जिधर वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर ये दोनों ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर अगला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पैरेलल कैसे, परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फिर सी इसने बोला एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन द इलेक्ट्रिक, हाँ ये बिल्कुल सही है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो दोनों सेम होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एनर्जी डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट, नो, सेम एनर्जी डिवाइड होती है दोनों में, यानी सी भी सही है। तो ए और सी सही आंसर होना चाहिए, यानी सेकंड इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। इजी क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 फिर करंट का ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, है ना, वो करंट से इस तरह से रिलेटेड है, I = NEAVD, ठीक है ना। और जो हमें पता है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, इस तरह से है। तो अगर ड्रिफ्ट करंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो गलत स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इस तरह से भी है कि E अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज अपॉन m और इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर इसने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीजेज तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो ये सही बोला इसने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो ये करेक्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एज्यूमिंग करंट कांस्टेंट। अच्छा अब देखो, अगर करंट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट,
यानी VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। हाँ देखो, अगर ये तीनों टर्म कांस्टेंट है जो है ही सही, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल रहे हैं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो BCD बिल्कुल सही है, ए केवल गलत है, तो जिसमें भी ए आएगा वो गलत हो जाएगा, यानी ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है क्योंकि ए आ गया इसमें, है ना। तो B, C एंड D ये तीनों करेक्ट है, यानी सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ट्रांजिस्टर से है, यानी सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, बेस करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, तो ये अपन को दे रखा है डेल IB, बेस करंट में चेंज दे रखा है 20 से 25, तो कितना चेंज है 25 माइनस 20 माइक्रो, यानी कि 5 माइक्रो एम्पियर ये चेंज है। और कलेक्टर करंट जो इंक्रीज हुई है यानी डेल IC, ये वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 450 से 452, 452 माइनस 450 यानी कि 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर ये है। तो करंट गेन बीटा पूछा अपन से, बीटा तो कॉमन एमिटर में जो करंट गेन है वो ऐसे लिखते हैं डेल IC अपॉन डेल IB, डेल IB। डेल IC की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है, मिली को मैंने ये -3 से मल्टीप्लाई करके एम्पियर बोल दिया, और ये है 5 × 10⁻⁻6। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये सोल्व करने पर ये 400 आ जाएगा, है ना। तो 400 इसका करंट गेन होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है। 2 प्लेटें हैं और इन प्लेटों में 1 सेंटीमीटर तक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकाल लेंगे अभी अपन, है ना। तो ये दे रखा है 5 है, ये गिवन है सीधा सीधा, और ये टोटल विड्थ दे रखी 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और 8 में से 1 सेंटीमीटर तक ये भरा हुआ है इससे, तो बाकी का कितना बचा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर इसकी जो है एयर है, इसके मीडियम है ना। इसमें ये दोनों कैपेसिटर जो भरा हुआ है और एयर है, इसको हम पैरेलल में दे सकते हैं, यहाँ से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से ले सकते हैं ऐसे, तो 2 कैपेसिटर ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगी। एक कैपेसिटर ये एयर फील्ड है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फील्ड है। तो जो C1 है उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऐसे हो जाएगी, और इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D ये हो जाएगा, लेकिन एरिया इसका अलग अलग है A1 और A2। D सेपरेशन तो दोनों में सेम है, जो सेपरेशन दे रखा है प्लेट्स के बीच का वो अपन को बता रखा है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक दिस इज 20 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ये अपन से पूछा है। तो अब टोटल कैपेसिटेंस अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C1 प्लस C2 करके टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, ये C आ जाएगा, है ना। और एनर्जी स्टोर्ड कितना ये लिखना है, अगर वोल्टेज दे रखा है तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ CV² बन जाएगा। तो V की वैल्यू पता है, C की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, है ना। C की वैल्यू निकालने के लिए C1 प्लस C2 करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को पता है, ये बता रखा है। एरिया D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये 2 mm है, ये है ना, 2 mm है, इसको मीटर में लिख देंगे 2 mm, तो D पता है। एरिया हम लिख सकते हैं यहां से कि भाई 4 × 1, ये 4 × 1 ये तो A2 एरिया है जिसको मैंने A2 बोला है यहाँ पर A2, और जो A1 एरिया है वो हम लिख देंगे कि 4 सेंटीमीटर ये है, और इंटू 6, 4 × 6 ये इसका एरिया लिख देंगे 4 × 6। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट करने पर जो सोल्व करेंगे तो जो एनर्जी आ जाएगी U = हाफ CV² से वो 4.32 × 10⁻⁹ आ रही है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, जो मेमोरी बेस्ड लिए गए डेटा है वो, ठीक है। यानी सही आंसर इसका ये फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि आइंस्टीन इक्वेशन जो है के मैक्सिमम यानी कि हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू h - w। तो ये जो v मैक्सिमम का स्क्वायर है ना, ये न्यू के साथ लीनियर रिलेशन रख रहा है, यानी लीनियरली इंक्रीज करेगा। इस तरह से यहां पर मैं लिखता हूं कि v मैक्सिमम का स्क्वायर और इधर फ्रीक्वेंसी, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी।
तो लीनियरली इंक्रीज करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बिल्कुल गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं बोलना चाहिए। ये W नहीं होता तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता था, क्योंकि ओरिजिन से जाने वाले ग्राफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो लीनियरली इंक्रीज करना बोलना चाहिए था, यानी ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, लेकिन सेकंड सही है। इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज लीनियरली डिपेंडेंट, हाँ, ऑफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यानी बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर सी में है कि सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द एलईडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट इंक्रीजेज। हमें पता है कि एलईडी डायोड से अगर हम जो लाइट सोर्स है उसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर आने वाले फोटोनों की संख्या घटेगी। फोटोनों की संख्या घटेगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं उनकी संख्या भी घटेगी, यानी सैचुरेशन करंट घटेगा। यानी घटना चाहिए था, लेकिन इसने इंक्रीजेज बोला है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इफ पावर ऑफ एलईडी इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। अगर पावर बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, निकलेंगे, और ज्यादा ही उसमें करंट प्रोड्यूस होगी, ये तो बिल्कुल सही है, डी है ना। इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेटा, इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा फोटोन या तो पूरा एब्जॉर्ब होता है या पूरा रिजेक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कंटिन्यूस, वेव थ्योरी तो कंटिन्यूस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना, ये तो पार्टिकल नेचर है ना, फोटोन नेचर तो पार्टिकल नेचर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिनन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, न कि वेव नेचर से, तो ये बिल्कुल गलत है। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आज 24 कलेक्ट हो पाए, और बाकी के जो 6 क्वेश्चन है वो आने के बाद देखेंगे। चलो, थैंक यू।